पहले करीब 4 लड़कों ने उसके बाल काटे, उसे नग्न होकर नाचने और म्यूजिक सुनते समय अपने ही हाथों से हस्तमैथुन करने के लिए मजबूर किया। और जब उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि वो चल भी नहीं सकती थी, तो उन्होंने उसे बहुत कम कपड़ों के साथ ठंड के मौसम में बालकनी में सोने के लिए मजबूर किया। यहीं पर ना रुकते हुए इन दरिंदों ने उसे फ्रीजर तक में सोने के लिए मजबूर किया। उसके प्राइवेट पार्ट्स में धातु की छड़, एक बोतल और एक जलती हुई माचिस सहित और चीजें डाली गई। उन्होंने उसे बड़ी मात्रा में पानी, दूध और शराब भी पिलाई। एक समय ऐसा आया जब वो इतनी घायल और इतनी बीमार हो गई कि वो पानी पीने के लायक भी नहीं रही। जैसे ही वो कुछ खाती या पीती, वो तुरंत उल्टी कर देती। उसे पेंट थिनर के केमिकल को सूंघने और एक साथ कई सिगरेट पीने के लिए मजबूर किया गया ताकि उसे भारी मात्रा में नशा हो जाए, और जब वो उसके साथ घिनौना काम कर रहे हो तब उसे दर्द का एहसास ना हो और वो चिल्लाए नहीं। बार बार उसके पैरों और हाथों को एक सिगरेट के केमिकल से जलाया गया। इससे पहले कि हम इस वीडियो में आगे बढ़े, इस चेतावनी के साथ कि इस वीडियो में हिंसा, शारीरिक क्षति और यौन उत्पीड़न की भयानक जानकारी शामिल है। यदि आप लोग ये सब देख सकते हैं तभी वीडियो में आगे बढ़े और चैनल को सब्सक्राइब करके हमें ऐसी ही सच्ची घटनाएं आप तक पहुंचाने के लिए मोटिवेट करें, ताकि हम समाज में एक अवेयरनेस पैदा कर सके। आज का लाइक टारगेट रखते हैं 50 लाइक। क्या इस वीडियो को 50 लाइक्स मिलेंगे? शुरू करते हैं आज की रियल कहानी। जुनको फुरुता 17 वर्षीय एक हाई स्कूल की जापानी छात्रा थी, जिसका अपहरण, यौन उत्पीड़न, यातना और हत्या 4 हाई स्कूल के लड़कों द्वारा की गई थी। वो एक सुंदर और मिलनसार लड़की थी जो अपनी पढ़ाई और करियर को बड़ी गंभीरता से लेती थी। दुख की बात है कि उसकी जान सिर्फ इसलिए चली गई क्योंकि एक खास लड़के की रोमांटिक हरकतों को जुनको ने ठुकरा दिया था, और वो हैवान अब इसे किसी भी तरह से बर्दाश्त नहीं करने वाला था। जुनको का जन्म साइटामा शहर के मिसाटो में हुआ था और वो अपने माता पिता, एक बड़े भाई और एक छोटे भाई के साथ रहती थी। उसने अपनी हाई स्कूल की पढ़ाई यशियो मिनामी नाम के स्कूल में पूरी की और ग्रेजुएशन में एक ट्रिप पर जाने के लिए स्कूल के बाद पार्ट टाइम जॉब की। उसका सपना एक सिंगर बनने का था। एक दिन जुनको अचानक से गायब हो गई। दरअसल उसका अपहरण करने वाले 4 लड़के थे जो उसी के हाई स्कूल में पढ़ते थे, जिनका नाम कुछ इस तरह से था: जो ओगुरा उम्र 17 साल, शिंजी मिनाटो उम्र 16 साल, यासुशी वतनबे उम्र 17 और इनके गैंग का लीडर मियानो हिरोशी उम्र 18 साल। मियानो का बर्ताव अपने बचपन से ही कुछ क्रिमिनल टाइप का ही था। वो बचपन से ही छोटे मोटे क्राइम्स करने लगा था, जैसे कि दुकानों से सामान चुराना और स्कूल की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, और आने वाले कुछ सालों में भी वो इसी तरह के अपराध करता रहा, बल्कि उसके अपराध कम होने के बजाय और भी गंभीर हो रहे थे। जुनको की यातना और हत्या, इन दोनों के दौरान उन्होंने मिनाटो के घर की दूसरी मंजिल का इस्तेमाल किया। इस जगह का इस्तेमाल वो अक्सर एक अड्डे की तरह करते थे। मियानो के संबंध एक जापानी माफिया से भी थे जिसे याकुजा गैंग कहा जाता था, और मिनाटो तथा मियानो ने पहले भी याकुजा गैंग के लिए पर्स छीनना, जबरन वसूली करना और बलात्कार जैसे अपराध भी किए थे। बहुत हद तक पॉसिबल है कि जुनको को याकुजा गैंग से उनके संबंधों या फिर उनके पिछले अपराधों के बारे में पता नहीं था। इसके अलावा बहुत से अंग्रेजी आर्टिकल्स में भी यह कहा गया है कि मियानो ही वो इंसान था जिसने जुनको से डेट के लिए पूछा था, जिसके बाद जुनको ने डेट के लिए मना कर दिया था। जबकि जापानी आर्टिकल्स में यह कहा गया है कि असलियत में यह मिनाटो ही था जिसने उसे डेट के बारे में पूछा था। इसीलिए यह बात खास क्लियर नहीं है कि वो इंसान इन दोनों में से आखिर कौन था। 25 नवंबर 1988 को मियानो और मिनाटो दोनों शहर में घूम रहे थे। उन्होंने जुनको को रात करीब 8:30 बजे अपनी बाइक पर घूमते हुए देखा। मियानो ने मिनाटो से कहा कि उसके पास एक प्लान है। वो जुनको के करीब से दौड़कर जाएगा और उसे बाइक से धक्का देकर वहां से भाग जाएगा, और यह सब होते हुए देखने के बहाने मियानो उसके पास जाएगा, उसे उठाने में मदद करेगा और उसे सुरक्षित घर तक छोड़ने की पेशकश करेगा। और प्लान के मुताबिक ठीक ऐसा ही हुआ, जिसके बाद
जुनको के साथ जाते समय मियानो ने उसका विश्वास जीत लिया। बाद में कोई बहाना बनाकर वो जुनको को एक गोदाम में लेकर गया। वहां जाते ही मियानो के हाव भाव और तेवर बदल गए, जहां उसने जुनको को और उसके परिवार वालों को जान से मारने की धमकी दी। इस गोदाम में उसने उसके साथ जबरदस्ती बलात्कार किया, जिसके बाद जुनको डर और उसके साथ जो भी हुआ था इस वजह से कुछ भी समझ नहीं पा रही थी। मियानो ने उसे धमकियां दी, अगर उसने उसकी बात नहीं मानी तो वो उसके परिवार वालों को मार देगा। जुनको के डर और हालत का फायदा उठाकर मियानो जुनको को पास के एक होटल में लेकर गया और होटल में फिर से उसके साथ बलात्कार किया। उस होटल से मियानो ने मिनाटो और अपने अन्य 2 साथियों को भी बुलाया। ओगुरा ने मियानो से कहा कि वो उसे कैद में रखे ताकि वो और उसके अलावा उसके कुछ और लोग भी उसका यौन शोषण कर सके, क्योंकि इनके गैंग का यह सीक्वेंस था कि ये अक्सर सामूहिक बलात्कार करते थे और इसमें इन्हें बड़ा मजा आता था। और उन्होंने पहले भी किसी लड़की का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार किया था, लेकिन बाद में उसे छोड़ दिया। उस लड़की ने कभी इसकी शिकायत नहीं की, क्योंकि वो याकुजा के साथ उनके लिंक के बारे में जानती थी और डरी हुई थी। यहाँ अगर पीड़ित लड़की ने थोड़ी सी हिम्मत जुटाकर इन दरिंदों के बारे में पुलिस में उसी वक्त शिकायत कर देती तो शायद आज हम जुनको के बारे में यहाँ बैठकर चर्चा नहीं कर रहे होते, जिसके बाद जुनको इतनी यातनाएं नहीं सहती और शायद आज जिंदा होती। खैर, लगभग 3 बजे मियानो जुनको को पास के एक पार्क में ले गया, जहाँ उसका और 3 लड़के इंतजार कर रहे थे। उन्होंने उसकी एक नोटबुक में उसके घर का पता जान लिया और उसे बताया कि वो याकुजा गैंग का हिस्सा है और अगर उसने भागने की कोशिश की तो वो उसके पूरे परिवार को मार देंगे। लड़कों ने उसे पकड़ लिया और उसे वापस मिनाटो के घर ले गए, जहां वो अपने माता पिता के साथ रहता था। इस बीच 27 नवंबर को जुनको के माता पिता ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई और जांच में बाधा डालने के लिए मियानो ने उसे अपने माता पिता को 3 बार फोन करके ये विश्वास दिलाने के लिए मजबूर किया कि वो खुद घर से भाग गई है और किसी और जगह पूरी तरह से सुरक्षित है और उसके दोस्तों के साथ रह रही है। मूल रूप से जब भी मिनाटो के माता पिता आसपास होते थे तो वो जुनको को ऐसा करने के लिए मजबूर करते थे जैसे कि वो मिनाटो की प्रेमिका हो। इस गैंग ने जुनको को करीब 40 दिनों तक बंदी बनाकर रखा, जहां उन्होंने बार बार उसे पीटा, उसके साथ बलात्कार किया और उसे बुरी तरह से प्रताड़ित किया। वो उसके उत्पीड़न में हिस्सा लेने के लिए और लोगों को भी घर पर बुलाते थे। 28 नवंबर की रात को उन्होंने 2 और लड़कों टेत्सुओ नाकामुरा और कोइची इहारा को घर पे बुलाया। वो ऊपर की मंजिल पर गए जहां जुनको बैठी थी, जिसके बाद इस गैंग ने खांसी की दवा पी ली, ये दिखावा करने के लिए कि वो कोई दवाई नहीं बल्कि ड्रग्स है। उन्होंने नशे में होने का नाटक किया। जुनको डर से चिल्ला रही थी और भागने की कोशिश कर रही थी। लड़कों ने जुनको का सामूहिक बलात्कार करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो आधे होश और आधे बेहोशी की हालत में थी। इस वजह से बिना पलक झपकाए बस छत को देख रही थी। अगले 40 दिनों में जुनको को हर रोज बलात्कार का सामना करना पड़ा। कई बार तो एक ही दिन में 12 अलग अलग लोगों ने उसका बलात्कार किया। इस बीच करीब 100 अलग अलग लोगों ने करीब 400 बार उसका बलात्कार किया। उसके प्राइवेट पार्ट्स में धातु की छड़, एक बोतल और एक जलती हुई माचिस सहित कई और चीजें डाली गई। एक समय ऐसा आया जब वो इतनी घायल और इतनी बीमार हो गई कि वो पानी पीने के लायक भी नहीं रही। जैसे ही वो कुछ खाती या पीती वो तुरंत उल्टी कर देती। उसे पेंट थिनर के केमिकल को सूंघने और एक साथ कई सिगरेट पीने के लिए मजबूर किया गया ताकि उसे भारी मात्रा में नशा हो जाए, और जब वो उसके साथ घिनौना काम कर रहे हो तब उसे दर्द का एहसास ना हो और वो चिल्लाए नहीं। बार बार उसके पैरों और हाथों को एक सिगरेट लाइटर के अंदर भरे हुए केमिकल से जलाया गया। दिसंबर के अंत तक जुनको बेहद कमजोर हो गई थी, क्योंकि उसे बहुत कम खाना दिया जाता था। उसे बहुत ज़्यादा चोटें आई थी और उन चोटों का इलाज ना होने के कारण उनमें बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गए थे। हालत इतनी बुरी थी कि अब वो बाथरूम का इस्तेमाल करने के लिए सीढ़ियों से ऊपर नीचे भी नहीं जा पा रही थी और सिर्फ बेडरूम तक ही सीमित हो गई थी।
जहां उसने अपने ब्लैडर और पेट की आंत का पूरा नियंत्रण खो दिया था, जिस वजह से वो उसी जगह मल और मूत्र का त्याग करने पर मजबूर थी। उसका चेहरा इतना ज्यादा डैमेज हो गया था कि उसकी नाक के दोनों छेद खून से पूरी तरह से भर गए थे। यहाँ तक कि उसका ब्रेन भी अब इतनी ज्यादा यातनाओं के बाद सिकुड़ गया था। इस सब के बीच वो सबसे बचकर जैसे तैसे एक बार पुलिस को चुपके से फोन करने में कामयाब हो गई थी, लेकिन कुछ भी कहने से पहले उसे ऐसा करते हुए पकड़ लिया गया। सजा के तौर पर उसे फिर से बुरी तरह से पीटा गया। वो उनसे उसे मार डालने की भीख मांग रही थी, लेकिन ये दरिंदे थे कि ना उसे जीने दे रहे थे और ना ही उसे मरने दे रहे थे। अपने जीवन के अंत में उसे इतना पीटा गया और बीमार कर दिया गया कि उसकी सारी सुंदरता चली गई और आखिरकार उसके शरीर से सड़न की गंध भी आने लगी। 4 जनवरी 1989 को मियानो का खेल हार गया और उसने जुनको पर अपना गुस्सा निकालने के लिए उसके शरीर पर लाइटर के भीतर का केमिकल डालकर उसे आग लगा दी। कथित तौर पर जुनको ने आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन आखिरकार वो बेसुध हो गई। उन्होंने उसे पीटना जारी रखा, एक मोमबत्ती जलाई और उसके चेहरे पर गर्मा गर्म मोम को टपकाया। उसकी पलकों पर 2 छोटी मोमबत्तियां रखी और उसे अपना ही यूरिन पीने के लिए मजबूर किया गया। उसके इन्फेक्टेड जख्म और जले हुए हिस्से से मवाद निकाल रहा था। उन्होंने अपने हाथों को प्लास्टिक की थैलियों में ढक लिया और उसे पीटना जारी रखा। साथ ही उसके पेट पर कई बार लोहे की एक्सरसाइज डंबल्स गिराई गई। ये क्रूरता लगभग 2 घंटों तक चली और आखिरकार जुनको की सांसें थम गई। जुनको उस भयावह दर्द से अब निजात पा चुकी थी। वो मर चुकी थी। हत्या के आरोप में फंसने के डर से लड़कों ने उसके शरीर को कंबल में लपेटा और उसे एक ट्रैवल बैग में ठूस दिया। फिर उन्होंने उसके शरीर को करीब 200 लीटर के एक ड्रम में रखा और उसमें गीला सीमेंट भर दिया। लगभग 8 बजे उन्होंने इसे गाड़ी में लोड किया और टोक्यो के कोटो में एक सीमेंट ट्रक में फेंक दिया। कैद के दौरान जुनको ने बताया था कि उसे टोनबो ड्रैगन फ्लाई का आखिरी एपिसोड न देखने का पछतावा है। इसीलिए मियानो ने आखिरी एपिसोड का वीडियो टेप ढूंढा और उसे ट्रैवल बैग में रख दिया। उसने दावा किया कि उसने ऐसा इसलिए नहीं किया क्योंकि उसे जुनको पर दया आती थी, बल्कि इसलिए क्योंकि वो नहीं चाहता था कि जुनको भूत बनकर वापस आए और उसे परेशान करे। 23 जनवरी 1989 को मियानो और ओगुरा को एक 19 वर्षीय लड़की के सामूहिक बलात्कार के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया, जिसका उन्होंने दिसंबर में अपहरण किया था। 29 मार्च को 2 पुलिस अधिकारी उनसे पूछताछ करने आए क्योंकि उनके पते पर महिलाओं के अंडरगारमेंट्स पाए गए थे। पूछताछ के दौरान मियानो को लगा कि उनमें से एक अधिकारी को जुनको की हत्या और उसमें उनके शामिल होने के बारे में पता था। उसे यह लग रहा था कि उसका साथी ओगुरा, जिसने पुलिस के सामने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। इसीलिए मियानो ने पुलिस को बताया कि जुनको का शव कहां पर है। हालांकि यह सब एक कंफ्यूजन की वजह से हो रहा था और जब पुलिस को इस बारे में पता चला तो पुलिस अधिकारी इस कबूलनामे से हैरान थे, क्योंकि वो जुनको के बारे में ना तो जानते थे और ना ही वो जुनको की बात कर रहे थे। वो एक अलग महिला और उसके 7 वर्षीय बेटे की हत्या के बारे में बात कर रहे थे, जो जुनको के अपहरण से कई दिन पहले हुई थी। पुलिस को वो ड्रम मिला जिसमें जुनको का शव था और वो उसकी उंगलियों के निशान से उसकी पहचान करने में सक्षम थे। 1 अप्रैल 1989 को ओगुरा को एक और यौन उत्पीड़न के लिए गिरफ्तार कर लिया गया और बाद में जुनको की हत्या के लिए भी गिरफ्तार किया गया। इसके बाद मिनाटो और वतनबे के साथ साथ मिनाटो के भाई की भी गिरफ्तारी हुई। दुर्व्यवहार और बलात्कार में शामिल कई अन्य लोगों की भी पहचान की गई, जिनमें टेत्सुओ नाकामुरा और कोइची इहारा भी शामिल थे, जिन पर जुनको के डीएनए पाए जाने के बाद बलात्कार का आरोप लगाया गया। इस मामले में मियानो को 20 साल की जेल, मिनाटो को 5 से 9 साल की जेल, वतनबे को 5 से 7 साल और ओगुरा को करीब 8 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों, इस वीडियो पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं।
वीडियो को हमारे सपोर्ट में एक लाइक ज़रूर करें। मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद।